फ्रेंड्स, पढ़ते जाओ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा अवतल दर्पण द्वारा सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u का निगमन। आखिर ये आया कहाँ से? ठीक है, क्लास 10th का है, कक्षा 12 में भी काम करेगा। ठीक है, तो देखिए पहले कोई अवतल दर्पण लेते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण के उभरी हुई पृष्ठ पे जो होती है वो कलई की जाती है और जो धंसी हुई पृष्ठ होती है उससे प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन होता है। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, अब देखिए कोई वस्तु ए बी रखी है। ठीक है, कोई वस्तु ए बी रखी है। जानते हैं हमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब देखने के लिए 2 किरणों की आवश्यकता होती है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब देखने के लिए हमें 2 किरणों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो देखिए एक किरण, हमने ये पढ़ा था कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। तो देखिए ए भी कोई वस्तु है। ठीक है, अब हमें 2 किरणों की आवश्यकता है तो हम 2 किरण ले लेंगे। एक ले लेंगे मुख्य अक्ष के समांतर ले लेंगे। मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे तो मुख्य फोकस से होके जाएगा। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे तो मुख्य फोकस से जाएगा और एक वक्रता केंद्र से ले लेंगे तो जिस माध्यम में आएगा उसी माध्यम से वापस लौट जाएगा। अब देखिए क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पी बी बराबर वस्तु ध्रुव से वस्तु की दूरी को माइनस यू क्योंकि दर्पण की बाईं तरफ की सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। ठीक है, अब पी बी डैश मतलब वस्तु से प्रतिबिंब के बीच की दूरी जो होती है वो -v होती है। और पी एफ यानी कि ध्रुव से फोकस दूरी जो होती है, ध्रुव से फोकस दूरी जो होती है वो f होती है। ठीक है, ध्रुव से जो फोकस दूरी होती है वो f होती है। ठीक है, ध्रुव से फोकस दूरी f है। ठीक है, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक जो फोकस दूरी है वो स्मॉल f है। और जब r बराबर 2f होता है यानी कि वक्रता त्रिज्या और मुख्य फोकस में संबंध जो है r बराबर 2f होता है। अब आते हैं निगमन की तरफ। निगमन कैसे होगा इसका? देखिए निगमन कैसे होगा, तो हम सर्वप्रथम त्रिभुज ए बी सी यानी कि त्रिभुज ये वाला त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में। ठीक है, अब देखेंगे कोण ए बी सी बराबर कोण हो जाएगा कोण ए डैश बी डैश सी, यानी कि जो ए कोण भी 90 अंश है और ये कोण 90 अंश है तो 90 अंश से दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। अब देखिए ये शीर्षाभिमुख कोण है तो ये हो जाएगा कोण बी सी ए बराबर कोण बी डैश सी ए डैश। ठीक है, ये हो जाएगा यानी कि ये हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण, ये हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, इतना आया, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा ये। अब देखिए क्या होता है, अब जब हमारे कोई भी त्रिभुज हो उसकी 2 कोण और 2 भुजाएं बराबर हो जाती हैं, यानी कि 2 कोण बराबर हो जाए, 2 कोण बराबर हो जाए तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है, यानी कि इसकी कोई तीनों भुजाएं भी बराबर होंगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये त्रिभुज समरूप होता है। समरूप त्रिभुज का नियम होता है कि उनकी जो भुजाओं का अनुपात होता है वो बराबर होता है, यानी कि ए बी बटे के इसकी भुजा और इसकी भुजा का अनुपात ए डैश बी डैश। ठीक है, बराबर बी सी बटे के इसकी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा। ठीक है, बी सी बराबर बी सी बटे के बी डैश सी। ठीक है, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखिए फिर पुनः देखेंगे, पुनः त्रिभुज ए एम एन एफ और त्रिभुज बी डैश ए डैश एफ में ये भी त्रिभुज समरूप त्रिभुज हो जाएगा क्योंकि एक कोण 90 अंश, ये भी कोण 90 अंश और ये शीर्षाभिमुख कोण से आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा, इसमें भी वही नियम लगेगा, इसमें भी समरूप त्रिभुज का नियम लगेगा, ये भी समरूप त्रिभुज है तो इसमें भी हो जाएगा एम एन बटे के एन ए बटे के ए डैश बी डैश, एम एन बटे के ए डैश बी डैश, एम एन बटे के ए डैश बी डैश। ठीक है, ये वाली भुजा और ए वाली भुजा, फिर उसके बाद अब क्या लेंगे, ये वाली और ये वाली बराबर एन एफ बटे के एफ बी डैश। ठीक है, अब देखिए समीकरण नंबर 2 ले लेते हैं। समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे चूंकि जो n है वो
पी के बहुत नज़दीक है, यानी कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है। जो दर्पण का द्वारक है, दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है। दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, ठीक है। दर्पण का द्वारक जो है बहुत छोटा है, यानी कि जो n है वो p के बहुत नज़दीक है, इसलिए हम मान लेंगे n जो है वो लगभग p के बराबर होगा। अब जहाँ n है इस वाले समीकरण में वहीं p रख देंगे। mn बटे के a डैश b डैश बराबर pf बटे के fb डैश, ठीक है। pf बटे के fb डैश। अब देखिए mn बराबर क्या दिया है, mn बराबर देखिए दिया है, जो mn है ab और mn आपस में बराबर है। देखिए पहले लिखा है ab बराबर mn, यानी कि mn की जगह ab रख दिए, ये हो जाएगा a डैश b डैश बराबर pf बटे के fb डैश। समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण 3 देखिए, जब इसका एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी बराबर होगा, यानी कि बी सी बटे के बी डैश सी बराबर पी एफ बटे के एफ बी डैश। ये समीकरण 1 और 3 से आया, समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से, ठीक है। इतना आया बी सी बटे के क्या आया है, बी डैश सी, बी सी बटे के बी डैश सी। अब देखिए यहाँ पे जो बी सी है, बी सी जो है यहाँ पे जो बी सी है, बी सी को क्या लिख सकते हैं, बी सी को यही लिख सकते हैं ना कि जब पूरे में से इतने को घटाएंगे तो बी सी आएगा, तो बी सी को लिख सकते हैं पी बी माइनस पी सी। बी सी यही है कि पूरे में से पी सी को घटाएंगे तो बी सी आएगा, तो पी सी बटे कि बी डैश सी क्या है, बी डैश सी, यानी कि पी सी माइनस पी बी डैश करेंगे तो बी डैश सी आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा पी सी माइनस पी बी डैश, ठीक है। पी एफ तो फोकस दूरी है, ठीक है, इसको ऐसे ही रख दें अभी। पी एफ और एफ बी डैश, जो एफ बी डैश है ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी एफ बी डैश है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो एफ बी डैश है, ठीक है। तो हमें एफ बी डैश को, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो एफ बी डैश को हम लिख सकते हैं पी बी डैश माइनस पी एफ। जब हम पूरे में से इतने को घटाएंगे तो एफ बी डैश आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब सीधे से मान रखते हैं, पी बी बराबर, पी बी का मान जो आया है वो माइनस यू आया है, पी बी का मान जो आया है वो माइनस यू आया है, और पी सी का मान, पी सी बराबर क्या दिया है, पी सी बराबर जो दिया है वो आर दिया है, पी सी बराबर जो दिया है माइनस आर दिया है, पी सी बराबर माइनस आर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पी सी की जगह माइनस तो पहले से है, इंटू माइनस आर, फिर उसके बाद पी सी बराबर माइनस आर है, माइनस पी बी डैश, यानी कि पी बी डैश की जगह दूरी क्या है, माइनस बी है, तो ये हो जाएगा माइनस बी इक्वल टू पी एफ। पी एफ जो है वो माइनस एफ है, पी एफ जो है वो माइनस एफ है, बटे के पी बी डैश जो है वो माइनस बी है। यहाँ पे देखिए पी बी डैश माइनस बी है, माइनस पी एफ जो है वो माइनस एफ है, ठीक है। इतना आया। अब देखिए माइनस यू हो गया, माइनस माइनस प्लस आर हो गया, अपान ये देखिए माइनस आर हो गया प्लस भी हो गया, बराबर ये देखिए माइनस एफ हो गया, ये माइनस भी हो गया, और ये देखिए माइनस माइनस प्लस एफ हो गया, ठीक है। इतना आया आप लोगों को। अब देखिए क्या है, इसका इसमें गुणा कर देंगे दोनों का, तो माइनस यू प्लस आर एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में माइनस भी प्लस एफ इक्वल टू माइनस एफ कोष्टक में माइनस आर प्लस बी, ठीक है। इतना आया, आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, अब गुणा करना है। मैंने यहाँ पे बताया था आर बराबर जो है वो 2f है, अब जहाँ जहाँ आर है वहाँ 2f रख देंगे, ठीक है। तो माइनस यू प्लस आर, ये माइनस भी, ये भी प्लस एफ, ठीक है, इक्वल टू माइनस एफ माइनस आर प्लस भी है, यही है। अब आर के जगह 2f रख देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस यू प्लस 2f
माइनस यू प्लस 2f, ये हो जाएगा माइनस बी प्लस एफ इक्वल टू माइनस एफ कोष्टक में माइनस 2f प्लस भी। ठीक है, इतना आया आप लोगों को। फिर अब देखिए इसका गुणा करेंगे, जब माइनस यू का माइनस भी में करेंगे तो यू भी हो जाएगा। ठीक है, माइनस यू एफ हो जाएगा। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस 2v(f) हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये देखिए इसका गुणा भी बच गया, ये 2f का 2f में करेंगे तो प्लस 2f² हो जाएगा, प्लस 2f²। अब देखिए माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा 2f² माइनस एफ भी हो जाएगा। ठीक है, माइनस एफ भी, 2f² से 2f² कट जाएगा, 2f² से 2f² कट जाएगा। अब देखिए क्या होता है, एफ भी यू भी माइनस यू भी बराबर कर लें, यू भी बराबर हो जाएगा यू एफ प्लस 2v(f) माइनस एफ भी, तो यू भी बराबर हो जाएगा यू एफ प्लस एफ भी। ठीक है, अब यू भी एफ से भाग देंगे, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देंगे तो देखिए यू भी एफ से जब हम भाग दे देंगे इसमें तो क्या हो जाएगा 1/f बराबर, इसमें क्या हो जाएगा यू एफ है तो यू भी एफ से करेंगे तो 1/v हो जाएगा, और एफ भी है तो 1/u हो जाएगा। यानी कि आपके सूत्र का निगमन हो गया 1/v इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, 1/f इक्वल टू। ठीक है।